Hello everybody, how are you? I hope all are fine and healthy. मैं पिंटू सर आप सभी बच्चों का सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और यहां से अगले लेक्चर की ओर आप लोगों को ले चलता हूं। कल का जो लेक्चर था आपका वो बुक्स के पार्ट का भारत इज माई होम। ओके, भारत इज माई होम जिसके स्पीच देने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका इंट्रोडक्शन हो चुका है और जो भाषण था उस भाषण का सेकंड पार्ट भी आपका हो चुका है। तो आज का जो लेक्चर ये 4 होने वाला है, इसमें आपका जो भाषण का है कुछ पार्ट्स जो बाकी रह गया था उस पार्ट्स को आज बताना है। लेकिन मैं पहले ये चर्चा कर दूं क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि कल के भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जिन पॉइंट का चर्चा किया था कि हमें जो भी काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति, भारतीय एकता और जनता की भलाई के लिए करना है ताकि हमारा देश एक मजबूत देश के रूप में जाना जा सके। उसी टॉपिक को आज मैं फिर से यहाँ से आगे बढ़ाना चाहता हूँ और जो टॉपिक है वो आज लास्ट टॉपिक है इस स्पीच का, इस भाषण का, जिसमें आपको पूरे स्पीच का कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकलने वाला है कि इस भाषण से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलिए इस वीडियो के साथ हमारे साथ अंत तक बने रहें, हमारे वीडियो को अंत तक देखें और बीच में आने वाले सारे क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इन सारे पॉइंट की चर्चा मैं आज के लेक्चर में करने वाला हूँ। चलिए यहाँ शुरू होता है आज का आपका भाषण का, इन स्पीच का पार्ट 3। यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको जहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है भारत इज माई होम, जिसके लेखक या कह सकते हैं जिसको स्पीच देने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर आज आपको क्या पढ़ाना है, इस पढ़ाने वाले कंटेंट में मैं चर्चा जरा कर दूं। तो आज आपको केवल एक कंटेंट पढ़ाना है जो आपका स्पीच ही है। इस स्पीच में आज जो आपका होगा वो पार्ट 3 होगा। ओके, यानी स्पीच थोड़ा लंबा था इसलिए 3 अलग अलग पार्ट में आपको पढ़ाना पड़ा। पार्ट 1 पार्ट 2 आपका हो चुका है, आज पार्ट 3 है जो लास्ट टॉपिक है, स्पीच का लास्ट कंक्लूजन है। तो इसके बारे में जानकारी हमें लेनी है। तो चलिए यहाँ से आगे की ओर चलते हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन की सारी भाषण को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखें, यह हो गया आपका भाषण का पार्ट 3 जो कि जाकिर हुसैन साहब का ही है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग किया था आपका, चलिए मैं फिर से आपका जो पेन का कलर है जरा मैं चेंज कर लेता हूँ, जस्ट वेट। चलिए आपको आ लेता हूँ फिर डीप रेड। हाँ, दिस वर्क, ओके, दिस वर्क एज आई सी इट हैज 2 एस्पेक्ट्स। यहाँ ध्यान देंगे, इस पॉइंट में जो आपको दिया गया है जिसे मैं भी बंद कर रहा हूँ एक बॉक्स में, 2 एस्पेक्ट्स, इस पॉइंट्स पर खास ध्यान देंगे क्योंकि इस पॉइंट से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं आपको आगे लिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ध्यान देंगे इस पॉइंट पे कि जाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि दिस वर्क एज आई सी इट हैज 2 एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वन सेल्फ, नंबर 1, इसको समझ लिया क्या हो गया नंबर 1 जिसको मैं अंडरलाइन किया हूं, और वर्क फॉर द सोसाइटी, ये आपका हो गया दूसरा। सोसाइटी के साथ क्या लगा हुआ जी, यहाँ पर देखें अराउंड। यानी अब अपने भाषण में हुसैन साहब ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास काम करने के 2 तरीके हैं, मेरे पास 2 ऐसा प्लानिंग है जिससे मैं देश का विकास, साथ में नागरिकों का विकास इस कदर करूंगा कि देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो इस काम को करने के लिए वो 2 तरीका बताते हैं। वो तो 2 तरीका क्या है मैं आपको समझाता हूं, आप समझें। यहां देखिए जिसे मैं अंडरलाइन किया हूं और बोला नंबर 1, तो इनका पहला तरीका क्या था काम का कि देश के विकास के लिए जो काम करने वाले हैं उसमें पहला आपका तरीका था कि वर्क ऑन वन सेल्फ। ओके, नंबर 1 क्या हो गया, वर्क ऑन वन सेल्फ, जो आपको ऑब्जेक्टिव में लिखाया जाएगा और एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 2, वर्क फॉर द सोसाइटी, बस यहां तक का। ओके, वर्क फॉर द सोसाइटी। ये 2 काम के ऐसे तरीके हैं जाकिर हुसैन साहब के पास जिसके माध्यम से वो हमारे देश का विकास करना चाहते हैं। तो दोनों पॉइंट पर जरा गौर से देखेंगे, समझेंगे। पहला पॉइंट करा वर्क ऑन वन सेल्फ, यानी इसका अर्थ ये हो गया कि जाकिर हुसैन साहब ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम नागरिकों का,
हम नागरिकों का ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझे, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है नैतिक जिम्मेदारी। ओके, इस पॉइंट की चर्चा मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ग्रामर में मॉडल वर्ब, अभी पढ़ा रहा हूं लेकिन वो टॉपिक अभी आया नहीं है, जब टॉपिक आएगा तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा कि ये होता क्या है। लेकिन फिलहाल समझे कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिंदी होता है नैतिक जिम्मेदारी, यानी हमारे समाज में होने वाले हर नागरिकों का एक जिम्मेदारी होता है। तो अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना काम अपना वर्क पूरा करे तो ये हमारे देश के लिए और देश के हित के लिए काफी बेहतर होगा। दिस इज द फर्स्ट वर्क। अब चर्चा करते हैं दूसरे वर्ग की ओर। तो दूसरे वर्ग में कह रहा है कि वर्क फॉर द सोसाइटी, यानी हर मानव का, हर निवासी का यह फर्ज बनता है कि वो अपने पर्सनल काम के साथ साथ देश के काम में भी हाथ बटाए, तभी जाकर के हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे की ओर बढ़ सकता है। लेकिन आज समस्या क्या है बच्चों कि हम पर्सनल काम तो अपना करते हैं, पर्सनल फायदा देखते हैं, चाहे वो आप हो, हम हो, एनीबडी कोई भी हो, हर कोई अपना पर्सनल फायदा देखता है। लेकिन जब देश में कुछ करने की बात आती है तो हम कुछ नहीं करते हैं। तो क्या हमारे अपने पर्सनल काम करने से क्या देश का विकास संभव है? नेवर, कभी नहीं। क्योंकि हुसैन साहब ने अपने भाषण में साफ साफ कहा कि मेरे पास काम के दो तरीके हैं, एक पहला है वर्क ऑन वनसेल्फ और दूसरा है वर्क फॉर द सोसाइटी। पहला जिम्मेदार यह बनता है कि हम खुद के लिए काम करें, और अगर समय हो तो जिम्मेदारी होने के नाते, एक भारत के नागरिक होने के नाते हमें वर्क फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए भी काम करना चाहिए। ये दो काम अगर हर मानव जिम्मेदारी से करे, ईमानदारी से करे, तो हमारा भारतवर्ष एक दिन सफलता के पथ पर अग्रसर होगा और सफलता पाकर रहेगा। यह था इस पॉइंट का सही सही अर्थ, जिसे मैंने क्लियरली वेरीफाई कर दिया। अब आगे की ओर चलते हैं। यहां देखिए, दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। देखिए एक मीनिंग यूज किया गया फ्रूटफुल। फ्रूटफुल मतलब होता है फलदायक, यानी फायदा देने वाला। तो हुसैन साहब कहते हैं कि अगर ये दो काम, कौन कौन, आई रिपीट इट, वर्क ऑन वन सेल्फ और वर्क फॉर द सोसाइटी, ये दो तरीके को काम को अगर हम हर मानव लाइफ में अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद इसे पूरा करते हैं, तो ये दोनों काम सचमुच में वास्तव रूप में देखा जाए तो हमारे देश के लिए दोनों फलदायक होंगे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि देश के लिए क्या होंगे, फलदायक होंगे, फ्रूटफुल होंगे। आगे बढ़े। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ग्यू टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट। अगर हर व्यक्ति अपना काम, यानी अपना काम जो देश के प्रति जिम्मेदारी है, वो अपना अपना जिम्मेदारी सही तरीके से निभाए, सही तरीके से पूरा करे, तो हमारा देश जो है डेवलपमेंट की ओर, मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास की ओर बढ़ेगा। तो यह तभी संभव है जब हर मानव अपना विकास करे। तो अपना विकास करने के लिए मानव अपना विकास तो करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम नहीं करते हैं। इस पॉइंट से समझिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं क्या अपने तरीके से कि कैसे इन्होंने नागरिकों को संबोधित किया। आप सिविक्स पढ़े क्लास 9 में 10 में, तो वहां पर आपको पढ़ना होता है, मैं बताता हूं हिंदी में कि शायद कुछ बच्चों को इंग्लिश ना समझ में आए, बिकॉज ऑल आर बिहार बोर्ड। एक होता है मोरल ड्यूटी, एक होता है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप समझ रहे हैं मोरल ड्यूटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मोरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य, जो आप सिविक्स में पढ़ चुके हैं, और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है नैतिक जिम्मेदारी, ये भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन नैतिक कर्तव्य की बात करें, नैतिक जिम्मेदारी की बात करें, तो दोनों दो चीज है। आप बखूबी सिविक्स में आप पढ़े होंगे, आपके शिक्षक ने अच्छे से पढ़ाए होंगे, आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं छोटा सा एक टॉपिक समझा देता हूं। अगर देश में कोई काम चल रहा हो जनता के भलाई के लिए, जैसे सपोज दैट अभी मोदी जी ये घोषणा कर दे कि भाई बैंक में सबका पैसा आ चुका है, 500 रुपया जाकर आप निकलवा लीजिए, या चलिए भाई फिर से एक नया राशन कार्ड, एक नया अनाज का कार्ड, लाल कार्ड, पीला कार्ड जो होता है ना, गरीबी रेखा का कार्ड, वो सब बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम भूखे पेट, खाना बने चाहे नहीं बने, हम अपने वार्ड कमिश्नर के पास, अपने बैंक में, ब्लॉक में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको हमको फायदा मिल रहा है, नोट मिल रहा है। ओके। लेकिन जब देश की बात आएगा कि चलो भाई देश में कुछ प्रॉब्लम है, उसके संकट को कैसे दूर करें, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमको दुकान देखना है, हमको कोचिंग देखना है, हमको काम पर जाना है, हमको ऑफिस जाना है। यही होता है गलती। तो हुसैन साहब यहाँ क्या समझाते हैं
कि कर्तव्य के लिए देश के हर नागरिक तत्पर रहते हैं, मतलब रेडी रहते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो नहीं करते हैं। समझ रहे ना? तो ये दोनों पॉइंट जब तक मानव नहीं समझेंगे, देश के नागरिक नहीं समझेंगे, तब तक हमारे देश का विकास संभव है? नहीं संभव है। क्योंकि जिस तरह से साइकिल के दो पहिए एक साथ चलते हैं, एक बैलेंस में घूमते हैं, तो हमारा स्पीड बरकरार रहता है, हमारा स्पीड कांस्टेंट रहता है। उसी तरह से ये दो काम को जैकी हुसैन ने इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि लोग इसे समझें कि कर्तव्य के पालन करें और अपने जिम्मेदारी को भी समझें, ताकि देश विकास की ओर बढ़ सके। आगे देखते हैं। कह रहा है एज ए फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। अगर हर व्यक्ति डिसिप्लिन का, आप पढ़े होंगे, आप सुने होंगे कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इट मीन्स कि डिसिप्लिन मेक्स आवर कंट्री ग्रेट। तो यह तब संभव है जब व्यक्ति कर्तव्य को और जिम्मेदारी को दोनों को साथ साथ एक पटरी की ओर ले चले। अगर एक ट्रैक पर दोनों चीज चलता है, एक ट्रैक पर साथ चलता है, तो हमारा देश बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर अनुशासन बना होगा। बिना अनुशासन के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी आप अपने क्लास 9 में पढ़े होंगे, एक आता है अनुशासन देश को महान बनाता है, या अनुशासन पर लेख लिखने के लिए, तो उनमें साफ साफ शब्दों लिखा रहता है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। कब? जब अनुशासन को हम फॉलो करते हैं तब। तो यही बात है अगर है कि जब तक हर व्यक्ति अनुशासन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक वो सेल्फ इम्पोज, यानी जो कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। जैसे आज मोदी जी ने हमारे भाषण में क्या बोले कि भाई इस कोरोना काल में हमें क्या बनना चाहिए? सेल्फ डिपेंडेंट, यानी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इट मीन्स कि कोरोना से बचने के लिए यहाँ पर जिस तरह का एक भाषण दिया गया, उसी भाषण के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि हुसैन साहब ने क्या बोले कि जब तक इंसान यानी देश नागरिक, जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं होंगे, उनके माइंड में ये नहीं लगेगा कि कर्तव्य और जिम्मेदारी दोनों करना है, दोनों मेरा हक है, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। बस इसी पॉइंट को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा कोरोना का या आपके सिविक्स का सहारा लिया, ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। आगे देखें। इट्स एंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मोरल पर्सनैलिटी। और जब तक व्यक्ति का अपना पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व देश के प्रति निखर कर नहीं आएगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। अब समझिए इस लाइन को। एक होता है देशभक्ति, जिसको बोलते हैं पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म किसी के दिमाग से नहीं बल्कि दिल से उत्पन्न होता है। आप दिल में देशभक्ति बनाएं तो आप देश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन आप दिमाग में आपका देशभक्ति है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं अपने इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना का, जिसमें 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। लेकिन हर डिपार्टमेंट में एक कॉमन बात है कि सैनिक में वही व्यक्ति, वही लड़का या लड़की ज्वाइन करना चाहता है जिसमें दिल से देशभक्ति की भावना जागती हो। ओके, उसी भावना के बारे में कहते हैं हुसैन साहब कि जब तक व्यक्ति के दिल में देश के प्रति कुछ करने का भावना नहीं जागेगा, तब तक वह व्यक्ति देश के लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो पहले देशभक्ति जगाएं, देश के लिए कुछ करें, तब जाके प्रगति की बातें सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आइए देखिए यहाँ पर, वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। क्योंकि अगर इन बातों को हम नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब इनकार करते हैं, छोड़ते हैं, तो नेग्लेक्ट मतलब होता है इग्नोर करना, नेग्लिजेंस इसका साइनो कर सकते हैं जी। तो नेग्लेक्ट का साइनो क्या हो गया? नेग्लिजेंस या इग्नोर या डिनाइड। तो कहते हैं कि अगर इन बातों को हम इग्नोर करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो यह हमारे देश के लिए और हमारे नागरिक के लिए, दोनों के लिए पेरिल यानी पेरिलियस मतलब खतरनाक बात हो सकती है। तो यहाँ पेरिल दिया गया मीनिंग इसका क्या होता है जी? खतरनाक, जिसको हम डेंजरस या डिजास्टर या कॉलिजन भी कह सकते हैं। आगे, दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द। ओके, कह रहा है कि अगर ये सारे प्रोडक्ट्स को यानी हमारे अपने सारे विचार को नहीं सुधारते हैं, कि देशभक्ति की भावना हमारे मन में नहीं जागती है, तो मैं कितना भी आपको समझा दूं, कितना आपको प्रैक्टिस करवा लूं, आप देश के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं।
तो यहाँ पर इस लाइन में अबाउट के बाद द लगा हुआ है, तो आपको नेक्स्ट पेज की ओर जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा क्लियरली इस लाइन में क्या अर्थ होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज की ओर कि क्या कहा जाता है। करें अबाउट द अप्रोक्सीमेशन, अप्रॉक्स आपको लिखाया था मीनिंग लगभग, जिसका साइन होता है जी क्या, अराउंड या अबाउट। अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी टू विच इट इज प्रिविलेज्ड टू सर्व ए बेटर, फिक्र है कि ए जेस्टर एंड ए मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। यहाँ मीनिंग यूज किया गया आपका प्रिविलेज, जिसका हिंदी होता है आपका विशेषाधिकार, ठीक है, विशेषाधिकार मतलब विशेष रूप से अधिकार प्रदान करना। तो यहाँ पर यह समझना चाहते हैं कि अगर हर व्यक्ति अपने दिए गए विशेष अधिकार का, ओके, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हम भारतीयों को, हम नागरिकों को, हर नागरिकों को एक अधिकार दिया गया है। जो आप पढ़ते होंगे मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार, कुछ याद आया? आप पढ़ चुके हैं मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो दिया गया है, उस अधिकार के तहत आप देश की भलाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि कोई ऐसा करना चाहता नहीं। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो यहाँ पे मीनिंग आया आपका जस्टर। तो जस्टर कोई नया मीनिंग नहीं है, आपको तो जस्ट अभी तुरंत उसी का होता है कंपैरेटिव फॉर्म जस्टर। जैसे गुड का होता है बेटर, लॉन्ग का होता है लॉन्गर, टॉल का टॉलर, उसी तरह से जस्ट का जस्टर। एंड मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, तब जाकर के हमारे जीवन को एक अच्छा आधार मिलेगा, एक अच्छा बेहतर स्टेप मिलेगा, ताकि हमारा लाइफ ग्रेसफुल हो सके, यानी क्या अच्छा हो सके। ग्रेसफुल मतलब होता है आपका क्या, सुख सुविधा से भरा हुआ, एक आज्ञाकारी रूप में होना चाहिए। तो तब जाकर के हमारा देश आगे की ओर बढ़ सकता है। तो देश की बात हम तब करेंगे जब जनता में खुद एक देशभक्ति की भावना जागे। आगे देखें, द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट ए corresponding एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। सोशल एग्जिस्टेंस ये तभी संभव है जब हर व्यक्ति इंडिविजुअली, यानी विशेष रूप से, ठीक है, यानी विशेष रूप से इस काम में योगदान दें। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि हुसैन साहब अपने भाषण में बहुत तरह के प्लानिंग की है कि हमारा देश का विकास कैसे हो, देश के नागरिकों का विकास कैसे हो। लेकिन यह तभी संभव है जब देश की जनता, देश का नागरिक हमें सपोर्ट करे। हुसैन साहब ने सपोर्ट इसलिए मांगा क्योंकि वो जानते थे कि इतने बड़े मुल्क में हम कुछ नहीं कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है। हम पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर में कि भारत इज माय होम, भारत क्या है, मेरा घर है, और ये घर इतना बड़ा है कि इसमें बहुत बड़े सदस्यों की संख्या है। तो सारे सदस्य को एकजुट करना, एक सूत्र में बांधना, एक बंधन में बांधना आसान नहीं है। इसी कारण इसने राष्ट्रपति पद संभालने के साथ ही इस तरह के भाषण को दिया, ताकि लोग इनकी बातों को सोचें, समझें, मोटिवेट हों और देश के विकास के लिए आगे की ओर बढ़े। तो यह तभी संभव है जब इंडिविजुअली, यानी इंडिविजुअली मतलब होता है कि हर व्यक्ति पर्सनली रूप से इसमें योगदान करे। तो ये उनका मांग था कि हर नागरिक उनका सपोर्ट करें, उनका साथ दे, ताकि एक देश के बहुत महान व्यक्ति, एक बड़े नेता जो राष्ट्रपति पद पर थे, उसके साथ साथ भी वो अपने जनता को इस काम में सपोर्ट चाहते थे। आगे, let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of works। अब कर रहा है कि आप देखिए एस्पेक्ट्स, आप सुनते होंगे अपने फ्रेंड सर्किल में एक्सपेक्टेशन, उम्मीद लगाना, आशा करना, किसी से कुछ पाने की इच्छा रखना, वो क्या कहता है, एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ कह रहा है कि इस काम के लिए उन्होंने दो एक्सपेक्टेशंस, यानी हम भारतीयों से हुसैन साहब ने दो उपेक्षाएं की, दो उम्मीद लगा के रखे थे कि कौन सा ऐसा उम्मीद है, कौन सा ऐसा एक्सपेक्टेशंस है जिससे हमारा देश प्रगति कर सकता है। तो अभी तुरंत पढ़ाया हमने पिछले पेज में आपको कि दो तरह काम था। एक था क्या, वर्क फॉर वन सेल्फ, दूसरा क्या था कि वर्क फॉर द सोसाइटी। ठीक उसी तरह से हुसैन साहब ने दो उपेक्षा, यानी दो उम्मीद अपने जनता से लगा रखे थे कि वो जनता हमें सपोर्ट करेगी तो हम देश की भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं। वो क्या था, तो सुनिए, इस क्वेश्चन को भी आप VVI कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को आगे लिखाया जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये आपका हो जाएगा VVI पार्ट। कौन सा, एक होगा इंडिविजुअल, जिसे मैं डीप रेड कर रहा हूँ, ध्यान देंगे, इंडिविजुअल। एक क्या हो गया जी, सोशल। यानी हुसैन साहब
देश के लिए जो दो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसमें पहला क्या होगा एक्सपेक्टेशन, पहला आपका हो गया इंडिविजुअल और दूसरा क्या हो गया आपका सोशल। यानी अगर हर व्यक्ति अपना विशेष योगदान हमारे समाज में देता है तो एक ग्रुप यानी एक यूनियन की स्थापना होती है, और वैसे वैसे यूनियन अगर बहुत सारे मिल जाते हैं तो हमारा एक सोशल, एक समाज का निर्माण होता है, और समाज के बाद ही हम देश का निर्माण कर सकते हैं। नहीं समझे? चलिए दूसरे तरीके से समझाता हूं। आप पढ़े होंगे कि मनुष्य इज ए सोशल एनिमल। हु सेड इट? आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आप तुरंत जवाब दें कि द मैन इज ए सोशल एनिमल किस फिलोसफर ने कहा? आई रिपीट इन हिंदी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है किस दार्शनिक ने कहा है? चलिए फास्ट रिप्लाई करें जल्दी से, मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4 5। चलिए स्टॉप। मैं बताता हूं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होता है अरिस्टोटल। इन इंग्लिश, हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु। इसमें आप पढ़ चुके हैं पुराने कहानी में, पुराने किताब में 9th में कि अरस्तु एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने यह कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि द मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इंग्लिश में अरिस्टोटल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अरस्तु। देखने में लग रहा है कि अरिस्टोटल अरस्तु काफी अलग है, लेकिन नाम लिखने का तरीका उनका ही ऐसा था कि इंग्लिश में अरिस्टोटल और हिंदी में अरस्तु। तो उन्हीं की बातों को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ कि वो कहते हैं कि जब तक इंसान एक संघ, एक परिवार की स्थापना नहीं करेगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। और पिछले क्लास में मैंने परिवार का क्या बताया परिभाषा, अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, कि भारत इज माई होम एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ दिस कंट्री। यानी भारत मेरा घर है और यहाँ के रहने वाले हर नागरिक, हर सदस्य इस फैमिली का एक मेंबर है। तो ये मेंबरशिप में वो एकता लाना चाहते हैं, एकजुट होना चाहते हैं, क्योंकि आप पढ़े होंगे यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल होता है। तो ये बल कब आएगा? जब परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर के आपस में काम करना शुरू करेंगे तब। इसी कारण इसने अपने के लिए दो एक्सपेक्टेशन मांगे। एक क्या? इंडिविजुअल, कि हर रूप से व्यक्तिगत रूप से काम किया जाए, और वही व्यक्तिगत क्या बनाएंगे? एक सोशल यानी सोसाइटी का निर्माण करेंगे जिससे हमारा देश आगे की ओर बढ़ेगा। आगे आ जाए, करा दिस डुअल। यहां देखिए एक मीनिंग यूज किया गया है डुअल। डुअल मतलब होता है दोहरा। आप जैसे बोलते हैं ना मोबाइल में डुअल सिम, डुअल कैमरा, सेम वही और डुअल मतलब दोहरा। करा डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर। अगर ये दोहरी बातें, कौन कौन सी? एक इंडिविजुअल, दूसरा सोशल, ये दोहरी बातें अगर हर व्यक्ति अप्लाई करते हैं तो हमारे देश को एक नया फ्लेवर मिलेगा। तो यहाँ फ्लेवर मतलब स्वाद नहीं हुआ, बल्कि एक नया एहसास होगा, एक न्यू जनरेशन बनेगा, नव भारत का निर्माण होगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी, ओके देखिए यहाँ पर, विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावरफुल बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संस्था, किसी चीज का संगठन, यूनियन। तो हुसैन साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर हर व्यक्ति मोरल और सोशल होकर के एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना करते हैं, एक संघ की स्थापना करते हैं, तब जाकर के यह काम इतना आसान हो जाएगा कि हम देश को विकास की ओर ले सकते हैं। तो संघ में समझिए होता है क्या, जो आप अपने आस पड़ोस में गली मोहल्ले में देखते होंगे कि पूजा पाठ होता है, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा। तो क्या कोई प्रश्न नहीं करता है पूजा बैठा करके मोहल्ले में? जो मूर्ति की स्थापना होती है, जो पंडाल बनाए जाते हैं, या कोई मंदिर बनता है हमारे मोहल्ले में, तो क्या कोई अलग है? पर्सनली किसी का है? नहीं। इट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक संस्था का देन है। आपके आस पड़ोस में, आपके घर मोहल्ले में एक बनता है सामुदायिक भवन, जिसको बोलते हैं क्या? कम्युनिटी हॉल। ये क्या कहलाता है जी? एक हुआ ऑर्गेनाइजेशन। तो विदाउट ऑर्गेनाइजेशन वी कांट डू एनीथिंग फॉर द कंट्री। तो कंट्री के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन को बनाना जरूरी होता है। आगे देखें, इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी। अब देखिए यहाँ पर हुसैन साहब ने अपने भाषण में हमारे देश के एक बहुत ही पॉपुलर
बहुत ही जाने माने नेता जिसका नाम क्या है, महात्मा गांधी, जिनका नाम लेकर के इनका चर्चा किया। तो आपको मैं पढ़ाया था पिछले चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जिसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी, ये जो मैं पढ़ा चुका हूँ। उसी महात्मा गांधी का नाम हुसैन साहब अपने भाषण में लेते हैं कि यहाँ देखें एक दिया गया है लिबरेशन मूवमेंट। लिबरेशन मूवमेंट मतलब क्या, एक आंदोलन चलाया गया, ठीक ना, एक आंदोलन जो क्या होते हैं, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में उन्होंने वो बोले, क्या बोले कि अगर हर व्यक्ति इस तरह के काम में सपोर्ट करते हैं तो काम के सपोर्ट में मुझे एक आंदोलन करना होगा। वही आंदोलन की चर्चा यहाँ पर जाकिर हुसैन साहब अपने शब्दों में कहते हैं कि जिस आंदोलन को गांधी जी ने शुरू किया, ठीक है, कहा असहयोग आंदोलन, लिबरेशन मूवमेंट। तो इस असहयोग आंदोलन के कारण मुझे क्या हुआ कि कुछ फ़ायदा मिला। उसी फायदे को हुसैन साहब यहाँ लोगों को समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला करके, इस तरह के बहुत सारे आंदोलन चला करके देश को आज़ाद कराया, उसी तरह से आज़ादी के बाद जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है कि देश को विकास में कैसे बढ़ें, देश का विकास कैसे हो, उस काम के लिए भी हमें महात्मा गांधी से सीख लेनी चाहिए। आगे, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द मोरल पर्पस। यहाँ देखें इस पॉइंट को जिसको मैं कर रहा हूँ अंडरलाइन, मोरल पर्पस, इसे ध्यान देंगे क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि हमारे पास जो शक्ति है, तो कौन सी शक्ति, पावर मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन का शक्ति, हमारे संघ की शक्ति, समाज की शक्ति। ये शक्ति का सही से अगर यूज करना है तो किसके लिए, मोरल पर्पस के लिए, तब जाकर के हमारा देश एक महान देश के रूप में जाना जा सकता है। तो क्वेश्चन को क्या पूछेगा या में कि द पावर शुड बी यूज्ड फॉर, यानी शक्ति का प्रयोग किस काम के लिए किया जाना चाहिए। अब आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे मोरल पर्पस या मोरल फाइबर भी लिख सकते हैं, FIBER। आगे बढ़ते हैं, द पीस, यहाँ पीस मतलब क्या हो गया जी, शांति, जिसको होता है काल्म, ट्रैंक्विल, साइनोनिम्स हो गया। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू वर्क फॉर। अतः इस शांति की स्थापना के लिए, देश में शांति व्यवस्था कायम रहे, देश में शांति की स्थापना रहे, उसके लिए हम सभी को पूरे दिलो जान से समर्पित होकर के, समर्पित होकर के देश की देशभक्ति, देश की भावना के लिए समझना होगा और देश के लिए कुछ करना होगा। अब बच गया का आपका एक लास्ट पैराग्राफ जो कि आपको कंक्लूजन मतलब इस पूरे स्पीच का निष्कर्ष को शो करता है। आई हैव फुल फेथ, फुल फेथ मतलब पूरी विश्वास के साथ, पूर्णतः विश्वास के साथ, इन माई पीपुल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ ऑफ एनर्जी। आपके यहाँ पर क्या है जी, यहाँ लिखा हुआ एनर्जी, यहाँ पर GY है जो थोड़ा सा डिलीट हो गया है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। कह रहा है कि अब मैं इस कहानी का मतलब इस स्पीच का एक कंक्लूजन बताने जा रहा हूँ जो कि हुसैन साहब ने अपने शब्दों में बयां किए। बयां ये किए कि इतने भाषण देने के बाद अगर ज़रूरत पड़े, अगर आवश्यकता पड़े तो मैं आप लोगों से बेझिझक आपसे सहायता मांग सकता हूं कि आप सभी जनता मिल करके हमें इस तरह सपोर्ट करें कि मैं देश के विकास के लिए जो डुअल टास्क यानी दोहरा जो पद्धति बनाया, जो दोहरा नियम बनाया, उसमें आप मेरी सहायता कर सकें। तो यह तभी संभव है जब जनता हुसैन साहब को सहयोग देने में समर्थ है। आगे देखें, इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइजेज। अब वो कहते हैं कि एक लास्ट लाइन में, भारत का राष्ट्रपति होने के नाते मेरा यह अधिकार है, एक विशेष अधिकार मेरे पास मिला है कि मैं जनता को, देश के नागरिकों को कुछ इस कदर समझाऊं, कुछ ऐसा समझाऊं कि वो देश को विकास में बाधा ना बने, और बाधा ना बने साथ ही साथ उसका ये भी फर्ज बनता है कि वो देश के विकास में हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहे। तो ये था बच्चों जाकिर हुसैन साहब का एक छोटा सा स्पीच जो काफ़ी मोटिवेशनल, काफ़ी इंटरेक्टिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा हम सभी के लिए। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकला कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाए जिससे हमारे देश में सहयोग मिले। इट मीन्स कि इस कहानी का पूरा थीम हम ये कह सकते हैं इस पूरे स्पीच का कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी तरह तरह की जो बातों को मैंने आपको पिछले 3 लेक्चर्स में,
ठीक है। इस स्पीच को 3 अलग अलग पार्ट में बांटा गया, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज का पार्ट 3। तो ये 3 पार्ट में जो बांटा गया वो तीनों पार्टों को अगर हम पूरा मर्ज करते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो बस एक ही निकलता है थीम्स कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यानी हर पार्ट के अनुसार इसका निकाला निष्कर्ष, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा जी? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यानी जाकिर हुसैन साहब चाहते थे कि हमारा भारत एकजुट हो, यह यूनियन बने और यूनिटी के माध्यम से देश को आगे प्रगति की ओर ले चले। तो ये था हमारा आज का थीम्स कि कहानी का मेन थीम्स या स्पीच का मेन थीम्स क्या है। कल के क्लास में आपको क्या होने वाला है मैं इसका जरा हिंट दे दूं ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। जो भी लेक्चर्स आपको पढ़ाया गया भारत इज माय होम का, जिसमें से आपको कम से कम 3 पार्ट का जो आपका भाषण है, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज का पार्ट 3, इस तीनों पार्ट को आप एक साथ बैठ के घर पे देखें। पार्ट 1 जैसे ही खत्म हो आपका वीडियो, पार्ट 2 स्टार्ट कर दें, पार्ट 2 खत्म हो पार्ट 3 स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको 3 दिन अलग अलग क्लास में पढ़ाया गया 3 पार्ट। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ होगा क्योंकि भाषण थोड़ा लंबा था, लंबा चला गया। तो आप तीनों वीडियो को मतलब कि भाषण का पार्ट 1, भाषण का पार्ट 2 और भाषण का पार्ट 3, ये तीनों को आप मिला दें, एक साथ बैठें, एक साथ पढ़ें, तब जाकर आपको निष्कर्ष निकलेगा कि इस स्पीच का मुख्य भाव या मुख्य अर्थ क्या है, ताकि मैं कल के लेक्चर में, कल के क्लास में इस चैप्टर से आने वाला सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो आप जैसे देखेंगे सारे क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो आपको तुरंत दिमाग में याद आएगा कि जो सर पढ़ाए थे सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर बनाने को दिया गया है और उस क्वेश्चन को आपको याद भी करना होगा। तो ये था कल का कंटेंट। अब आपको मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन नोटिस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कुछ बच्चों ने ऐसा कमेंट किया जिसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो नोटिस क्या है। आपके लिए 2 खास इंफॉर्मेशन, हर बच्चों के लिए, किसी की एक प्रश्न नहीं, हर बच्चों के लिए जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए 2 नोटिस। पहला ये कि आपका प्रतिदिन यानी डेली एक्सेप्ट संडे, ओके, संडे को छोड़ करके, हाँ जरूरत पड़ा तो संडे को मैं टेस्ट ले लूँगा ऑनलाइन, वो अलग बात है, लेकिन संडे को छोड़ करके आपको मंडे टू सैटरडे यानी प्रतिदिन सोमवार से लेकर शनिवार तक हर शाम 5 बजे ग्रामर होगा और हर शाम 7 बजे आपका बुक होगा। इन रेयर केस कभी कभार अगर मैं आपके सामने नहीं आ पाया तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, तो वो रेयर केस है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन रेयर केस में ऐसा हो सकता है मे बी। लेकिन आपको एक रूटीन फॉलो यही करना है, जैसे होता है ना स्कूल का रूटीन, क्लास का रूटीन, उस तरह से आप फॉलो कर लें कि प्रतिदिन शाम 5 बजे ग्रामर का पार्ट और प्रतिदिन शाम 7 बजे बुक का पार्ट, ये आपको डेली सोमवार से शनिवार तक होगा एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़ करके। तो इसके लिए बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं, डेली फ़ोन करते हैं कि सर आज कौन सा पार्ट होगा, टाइम क्या होगा, कितने बजे होगा। तो इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए मैंने आपको ये नोटिस सुना दिया ताकि आप सब कोई देख लें, सुन लें, समझ लें। ओके, ये था आपका पहला इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन नंबर 2, इंफॉर्मेशन नंबर 2 ये है कि बहुत ही जल्द मैं आप लोग को ऑनलाइन वॉइस का टेस्ट लेने वाला हूँ। ओके, वॉइस का टेस्ट लेने वाला हूँ ऑनलाइन। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड 20 सेकेंड टाइम दिया जाएगा। आप तुरंत क्लिक करेंगे आंसर अपने नाम के साथ और बताएंगे कमेंट में कि कौन से स्टूडेंट का कौन सा ऑप्शन A B C D में से सही है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को आप ध्यान रखेंगे, खास करके वॉइस वाले पार्ट को, कि वॉइस का टेस्ट जल्द ही लेने वाला हूँ ऑनलाइन। तो आप सही बच्चे वॉइस को क्लियर कर लेंगे। जिन बच्चों का वॉइस छूट चुका था वो भी मेरा जो साइट है, वेबसाइट पर से आप वहाँ डाउनलोड करें, आपका PDF फाइल अवेलेबल है, या डायरेक्टली आपको वॉइस का सारा लेक्चर अवेलेबल है। तो जिन बच्चों का वॉइस छूट चुका है वो फिर से वॉइस के प्रत्येक लेक्चर को, ठीक है, वॉइस का इंट्रोडक्शन से लेकर के लास्ट तक के नियम को आप घर पे वीडियो को देखें, उसे सीखें, पढ़ें, ताकि आपको जब टेस्ट लूँ तो टेस्ट में परेशानी का सामना करना ना पड़े। हाँ, जिन बच्चों को अगर वॉइस में दिक्कत हो वो जल्दी से हमें ठीक अपना क्वेश्चन या प्रॉब्लम टेलीग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये पूछने की कोशिश नहीं के द्वारा करेंगे कि हाँ सर हमको क्लास कितने बजे होगा, नहीं होगा। आपको मैं क्लियरली बता दिया कि प्रतिदिन 5 बजे ग्रामर और 7 बजे बुक। तो आप रेडी रहेंगे वॉइस के टेस्ट के लिए।
किस दिन लेना है वो आने वाले क्लास में मैं आपको सोमवार को, ओके, मंडे को मैं आपको एक कंफर्म कर दूंगा कि आपका टेस्ट किस दिन लिया जाएगा। फिलहाल आपके पास आज शनिवार, कल रविवार, अभी समय बच रहा है, तो चाहें तो आप वॉइस को क्लियर कर सकते हैं। तो रेडी फॉर द वॉइस टेस्ट। और फिलहाल जिन बच्चों को मेरा ये वीडियो पसंद पड़ा वो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। जब तक के लिए दैट्स ऑफ ऑल, थैंक यू एंड गुड बाय।